नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल स्टोरी और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। रियल स्टोरी में हम हमेशा किसी ना किसी अहम मुद्दे की सच्चाई आपके सामने रखते हैं। आज भी हम वही करेंगे, लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना है कि वो सच्चाई आपको बताएंगे डॉक्टर रिजवान कादरी। डॉक्टर कादरी एक जाने माने इतिहासकार हैं। सरदार पटेल और गांधी जी के जीवन पर उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च की है, लेकिन इसके बावजूद पिछले लंबे वक्त से डॉक्टर कादरी एक संघर्ष कर रहे हैं, और वो संघर्ष है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल करने का। इस लड़ाई में डॉक्टर रिजवान कादरी का मानना है कि नेहरू पेपर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है और कुछ पेपर्स को तो नष्ट भी किया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, कुछ पेपर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है और कुछ को नष्ट भी किया गया है। क्या है नेहरू पेपर्स और उससे जुड़े विषयों की रियल स्टोरी? आइए बात करते हैं डॉक्टर रिजवान कादरी से। डॉक्टर कादरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल स्टोरी में। तो डॉक्टर कादरी, सबसे पहले तो मैं यही सवाल आपसे जानना चाहूंगी, नेहरू पेपर्स को लेकर जो लंबे वक्त से आपका संघर्ष चल रहा है, क्या है वो आपकी लड़ाई पूरी? नमस्कार। बहुत लंबे अरसे से नेहरू पेपर्स को मैं देखना चाहता था, समझना चाहता था, और अगर गांधी जी को समझना है, अगर सरदार पटेल को समझना है, तो नेहरू पेपर्स यानी कि मोतीलाल नेहरू के पेपर्स और जवाहरलाल नेहरू जी के भी पेपर्स को आपको ढंग से देखना है। जैसे द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, गुजराती में गांधी जी नो अक्षरदेह है, उसमें गांधी जी के ही उत्तर मिलेंगे। मगर जिस पत्र के अनुसंधान में गांधी जी ने उत्तर दिए हैं, चाहे मोतीलाल जी के पत्र हो या जवाहरलाल जी के पत्र हो, तो वो देखने के लिए आपको नेहरू पेपर्स देखना पड़ेगा। और उसी तरह सरदार पटेल के जो रिलेशंस है उसको सही तरह से अगर आपको जानना है, समझना है, तब भी आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप एक ही साइड देखेंगे, तो एक साइड देखेंगे तो आपको आधा सच जानने मिलेगा, पूरा समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके पास अगर प्रत्युत्तर है तो प्रश्न क्या था, उत्तर ये है तो प्रश्न क्या था, तो वो जानने के लिए दूसरी जो ऑपोजिट साइड है, सिक्के का दूसरा पहलू है, वो जानना समझना बहुत ज़रूरी है। मगर बहुत लंबे अरसे तक नेहरू पेपर्स देखने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती थी। हर चीज़ में पूछना पड़ता था, हमारे पे शक किया जाता था कि ये क्यों देखना चाहते। अच्छा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जितना जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी, संशोधक तो क्या चाहता है कि उनके विषय के अनुरूप काम करना चाहिए। मैं तो एक छोटा सा संशोधक हूँ, तो मेरे को कुतूहलता होती है, जिज्ञासा मेरी बढ़ती जाती है, क्यों देखने नहीं दिया जाता। मैं यहाँ आपको रोक रही हूँ क्योंकि सब आम लोगों के, हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, नेहरू पेपर्स कहाँ पर है, ये पेपर्स किस दौर के पेपर्स हैं, वो थोड़ा अगर आप और समझा दें सबको। ये नेहरू पेपर्स आज प्रधानमंत्री संग्रहालय एक दिल्ली की नई पहचान बना है, जहाँ पर भारत के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों ने जो योगदान दिया है उनको एक गौरवपूर्ण, गरिमापूर्ण स्थान दिया गया है। वो जो जगह है प्रधानमंत्री ग्रंथालय संग्रहालय जो है, जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो पहले वर्षों तक वो भी एक अपने आप में उसकी भी वैश्विक पहचान हुई थी, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। उसको तीन मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता है। तीन मूर्ति का भी अपना एक पहचान रही है। एक लैंडमार्क दिल्ली का अगर हम कहें तो नई दिल्ली का एक लैंडमार्क तीन मूर्ति भी है। किसी से भी कहो तीन मूर्ति ले लो तो उसको समझ में होगा कि नहीं, तो ये नेहरू मेमोरियल लेके आते थे, जो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू के देहावसान के बाद उनकी स्मृति में एक मेमोरियल बनाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आवास था, जहाँ पर नेहरू जी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी, आखिरी लम्हे जो उन्होंने गुजारे थे आज़ाद हिंदुस्तान के बाद से, काफ़ी अरसे तक वो प्रधानमंत्री रहे, उसी जगह पे उनका जो आखिरी वक्त का जो भी चीज़ था उसको एज इट इज़ रखते हुए वहाँ पर उनका मेमोरियल बना। मेमोरियल के साथ साथ फिर लाइब्रेरी भी बना, एक रिसर्च सेंटर, शोध केंद्र भी बना, और वहाँ पर अलग अलग लोगों का जो कलेक्शंस था वो सारा कलेक्शन का संग्रह किया गया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो प्राइवेट पेपर्स का ये जो संग्रहालय जो बना, कलेक्शन का ये सेंटर बना,
ये नेहरू मेमोरियल में ही रहा और वहीं पर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी के जो कुछ भी उनके पत्र व्यवहार थे, ऑफिशियल जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस था, पर्सनल चीज़ें भी उनकी, वो सारी वहाँ पर रखी गई थी, बहुत अच्छी तरह से रखी गई थी। और मगर उसमें क्या होता था कि परमिशन लेना पड़ता था, डिप्टी डायरेक्टर आगे भी परमिशन मांगते थे, क्योंकि वो जो रेड टेपिज्म वाला जो है वो संशोधकों को रास नहीं आता है। अगर वो डिमांड करते हैं तो उनको फौरन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार से भी तो इसमें ऐसा होता था कि वो डिप्टी डायरेक्टर पहले परखते थे, चेक करते थे, उसके बाद उनको ऐसा लगता था तो आगे वो परमिशन के लिए वो भेजते थे। जब तक उनसे परमिशन सैंक्शन नहीं होती थी तब तक किसी को भी देखने नहीं दिया जाता। तो परमिशन कौन देता था? ये सोनिया जी के वहाँ से ही होता था, उनके वहाँ से ऑफिस में से ही वो, क्योंकि हर चीज़ तो शायद वो नहीं देखते होंगे, मगर उनके वहाँ से अप्रूवल नहीं मिले। ऐसे बड़े बड़े लोगों को, जैसे कुलदीप नायर साहब जैसे अपने ज़माने के बड़े पत्रकार, वो ज़माने में राज्यसभा के भी सदस्य थे, उनको भी एक्सेस नहीं दिया गया। तो हमारे जैसे सामान्य संशोधकों को तो कहाँ से दिया जाए? और हम सरदार पटेल पे काम करते हैं, तो क्या सरदार गांधी नेहरू अलग थे? अगर एक दूसरे को जानना है, समझना है, तो एक दूसरे के पेपर्स देखना ही पड़ेगा। क्या कभी आपसे सवाल किया गया कि आप तो पटेल और गांधी पे करते हैं तो आपको नेहरू के पे? हाँ, तो मैंने जवाब फौरन दिया था कि नेहरू गांधी पटेल बिना अधूरे ही हैं, और उसी तरह से ये तीनों एक दूसरे के साथ अनन्य है, एक दूसरे से जुड़े हुए। उनके अंदर हम वैचारिक मतभेद देख सकते हैं, पर मनभेद हमको देखने को नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें अगर जानना है, समझना है, उनमें क्या लगाव था, क्या विविधता थी, एकता क्या थी, वैचारिक मतभेद थे पर मनभेद नहीं था, ये जानना समझना हो तो, क्योंकि वो तो नेशनल लीडर्स अपने ज़माने के रहे थे। और तो ये चीज़ें जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे, अब समझोगे नहीं। जैसे सरदार पेपर्स की मैं बात करूं, तो मेरे पास सरदार पटेल का ऐसा जो उनकी अर्ली करियर का जो कलेक्शन है, वो काफ़ी सारा ओरिजिनल कलेक्शन मुझे फैमिली में से मिला, क्योंकि मेरे पिताजी के कज़न ब्रदर सरदार पटेल के साथ 1916 से जुड़े हुए थे और सरदार के आखिरी लम्हे तक उनका साथ रहा था। तो विरासत में मुझे वो चीज़ें मिली है, और विरासत में मुझे गांधी हेरिटेज साइट में रहने का भी मौका मिला है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर गांधी जी 1915 में, उससे 5 साल पहले कोचरब एरिया में, जहाँ बापू का सबसे पहला सत्याग्रह आश्रम हुआ, वहाँ पर आ चुके थे। तो हम लोग बचपन से ही गांधी जी के सत्याग्रह आश्रम में जाते थे, तो गांधी से एक लगाव था और फैमिली में सरदार के साथ एक जुड़ाव था। इस वजह से मेरा संशोधन का मेन विषय ही गांधी सरदार रहे और मेरा इंटरेस्ट भी रहा है। और उसके साथ साथ मैं अहमदाबाद के जो संडे मार्केट है, जहाँ पर पुरानी किताबें वगैरह आती है, तो वहाँ का रेगुलर विजिटर होने के नाते मुझे को बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी ओरिजिनल चीज़ें भी मिली हैं, जिससे मेरा अपना खुद का बहुत बड़ा कलेक्शन सरदार पेपर्स का हो गया। तो डॉक्टर कादरी, कभी अपनी रिसर्च के दौरान ऐसे मन में सवाल खड़े हुए होंगे ना, जैसे आप सरदार पर रिसर्च कर रहे हैं, गांधी जी पर कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते पढ़ते लगा होगा कि अरे इसका जवाब तो कहीं शायद नेहरू पेपर्स में मिलेगा। हाँ, कोई आप वो शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कि कब ऐसा मन में आपके सवाल आया? जैसे अभी सोमनाथ के ऊपर गजनी के महमूद ने अटैक करा, उसको 1000 साल, उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए हमको करनी चाहिए, क्योंकि वो लुटेरा था, उसका मकसद सिर्फ लूट करना था। मगर जब सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया, तो वो कैसे किया? महात्मा गांधी ने उनको आह्वान किया कि आपको लोक आंदोलन, क्योंकि सरदार ये नहीं किया, सबसे पहला सवाल आता है 1924 में सरदार ने अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी सफाई अभियान चलाया था। तब गांधी जी ने उनको कहा, જ્યાં વલ્લભભાઈ જેવા કચરા પટ્ટીના સરદાર હોય, यानी कूड़े करकट के सरदार, यानी सरदार यानी लीड करने वाला, नेतृत्व देने वाला, राहत दिखाने वाला, कंट्रोल करने वाला। बारडोली में उनको किसानों के सरदार का बिरुद मिला, फिर बारडोली के सरदार बने और बारडोली के सरदार उन्होंने देश की सरदारी ली। तो वो जानने समझने के लिए आपको नेहरू पेपर्स देखना होगा। जैसे मुझे खास आपको ये बताना है कि द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, वो बहुत बड़े पैमाने पे देश भर में अपील करके इकट्ठा मटेरियल किया और उसके बाद 100 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ।
गुजराती में 80 वॉल्यूम है, अंग्रेजी में 100 वॉल्यूम है। तो उसमें 3 वॉल्यूम तो इंडेक्स के हैं, सिर्फ इंडेक्स है। तो उसमें पर्सन्स का इंडेक्स है, प्लेस का इंडेक्स है, सब्जेक्ट इंडेक्स है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, आप एकदम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आज तो एक 1500 के करीब का एक पेन ड्राइव मिलता है जिसमें PDF में एक्सेसिबल, आप सर्च करोगे तो कौन से इश्यू के अंदर पटेल की एंट्री है, वल्लभ भाई पटेल, पटेल विट्ठल भाई, पटेल मणिबेन, पटेल डाया भाई, वो आपको एंट्री पता चल जाएगी। और आप वो वॉल्यूम में अगर फाइंड करते हैं तो कौन से पन्ने पे पटेल, कोई भी पटेल, चाहे वल्लभ भाई हो या सरदार हो या कोई अहमदाबाद की एंट्री है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। मगर नेहरू पेपर्स में क्या है कि उसका आज तक ढंग से इंडेक्स बना ही नहीं, सर्चेबल इंडेक्स जो पुराना एक ज़माने का बना हुआ है, तो उसमें तो आपको मैन्युअली देखना पड़ता है। आज टेक्नोलॉजी बदला गई है, आज ज़माना बदला गया है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जितना खुला कर दिया जाए, जितना एक्सेसिबल कर दिया जाए, तो संशोधक के अंदर वो जिज्ञासा वृत्ति और बढ़ेगी और वो और बड़े पैमाने पे संशोधन करें। इतिहास के अंदर हमेशा कहा जाता है, काश सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्यों नहीं बने। तो वो जानने के लिए, वो समझने के लिए आपको AICC पेपर्स देखना पड़ेगा। पर AICC पेपर्स जो यहीं नेहरू मेमोरियल में, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में हैं, पर 24 अप्रैल 1946 के दिन क्या हुआ था, 15 में से 12 कमेटी ने जवाहरलाल जी का नाम का प्रस्ताव नहीं रखा था, सरदार पटेल के नाम का रखा था। और सुभाष चंद्र बोस तो वो जमाने में थे भी नहीं, फिर भी उनके नाम का कोई जगह से प्रस्ताव आया था। जवाहरलाल जी के नाम का तो कोई जगह से प्रस्ताव नहीं आया, 15 में से एक भी जगह किसी से नहीं आया। तो अब ये मिसिंग लिंक्स जो है वो जोड़नी है, समझनी है कि तो हुआ क्या, नेहरू जी का नाम कहाँ से, नेहरू जी का नाम कैसे प्रपोज हुआ। गांधी जी तो कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे, फिर भी वे कांग्रेस के अंदर वर्किंग कमेटी में आते थे। बापू जहां होते थे वहां पर भी वर्किंग कमेटी होती थी। एक बात खास हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जब सरदार बीमार थे तब सरदार की प्रेजेंस की वजह से काफी सारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स सरदार जिसमें शामिल हो सके, सरदार की तरफ से उनका जो भी अभिप्राय मिले, तो उसके लिए स्वयं नेहरू जी ने सरदार के वहीं मीटिंग्स की थी। ये भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को फिर ऐसे दूर ला के रख देते हैं, तो वो चीज़ भी है। तो ये AICC पेपर्स के अंदर 24 अप्रैल 1946 की कुछ एंट्रीज मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि वो पूरी मिनट्स भी समझ में नहीं आती है कि जिससे मैं एक कंक्लूजन पे आऊँ। क्योंकि मैंने देखा है, तो जब तक ये ढंग से स्कैन न हो, नेहरू पेपर्स पूरे स्कैन होने चाहिए। पर स्कैनिंग के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि उसमें कई सारे पन्ने मिसिंग दिखते हैं। अच्छा, हाँ, यानी कोई जैसे हर एक फाइल है तो उसमें पेजिनेशन किया जाता है, एक नंबर से आखिरी नंबर तक, यानी आखिरी नंबर 400 पन्ना आया, तो आज हम दोबारा उसको काउंट करेंगे तो 400 नहीं है। अगर 3 पन्ने कम हैं तो कितनी फाइल में पन्ने कम हैं, इतने पेजेस क्यों कम हैं? क्या उसको निकालने का कोई कारण था, उद्देश्य था, मकसद था, उसके पीछे क्या मतलब था? और ये सारी चीज़ें राष्ट्र की धरोहर है, तो इनको स्कॉलर को खुल के देखने देना चाहिए, उनके लिए कोई भी बाधाएं क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले नेहरू पेपर्स की एक्सेस कब मिली? जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष था, परमिशन नहीं हाँ, मिलती थी, बट पहली बार कब? वो हर चीज में, जैसे सरदार पे काम करता हो तो क्या सरदार और नेहरू अलग थे? क्या गांधी, सरदार, नेहरू अलग थे? तो वो एक अजीब सा बर्ताव होता था। सरदार पर आराम से आपको सब एक्सेस हो जाता? नहीं, सरदार का तो हमको एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं रहती थी, क्योंकि सरदार का मैक्सिमम मटेरियल तो हमारे पास भी है ना, और नेशनल आर्काइव्स में भी बहुत ही दिल से कोऑपरेट किया जाता था, और अलग अलग जो सरदार से जुड़े हुए संस्थाएं, वहाँ से भी जो भी सोर्स मटेरियल देखने दिया जाता था। मगर उसका जो संदर्भ है, उस चीज़ का संदर्भ है, तो नेहरू पेपर्स में देखना होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई समाज में प्रचलित नीति चलती है
तो वो अपने आप उसका खंडन हम एविडेंस बेस कर सकेंगे कि देखिए नेहरू पेपर्स में तो ये चीज़ मिलती है। जैसे मैंने सोमनाथ की बात करी, तो बापू के कहने पे सरदार ने जन आंदोलन का स्वरूप दिया, मगर सोमनाथ मंदिर के रिस्टोरेशन के लिए कन्हैयालाल मुंशी ने लिखा कि नेहरू जी ने सबसे पहला रेजोल्यूशन किया था कि सरकार इसको अगर रिस्टोर करेगी तो सरकार करेगी, मगर गांधी जी के कहने पे सरदार ने उसको जन आंदोलन का स्वरूप दिया और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। अब सोमनाथ रिलेटेड सरदार का ये वर्जन हमको देखने को मिला, मगर जवाहरलाल जी क्या मानते थे? जैसे राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने, हमारे पहले राष्ट्रपति जी थे, उनको जाने से मना किया था। इसकी क्या वजह? अब उसकी वजह हमको जानना समझना होगा। अब जब तक हम पूरी चीज नहीं देखेंगे, नहीं तो हमको अर्ध सत्य देखने को मिलेगा, एक आधा चेहरा देखने को मिलेगा। तो नेहरू पेपर्स के अंदर कौन सी फाइल में सोमनाथ रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस है या सरदार पटेल के साथ इस सिलसिले में कॉरेस्पॉन्डेंस है, सरदार के साथ क्या क्या कॉरेस्पॉन्डेंस, अच्छा सिर्फ सरदार का कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं, नेहरू जी ने सरदार को लिखा नहीं, उसी तरह से सरदार पटेल ने भी नेहरू को बहुत सारे लेटर्स लिखे होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो लेटर्स जो थे वो सरदार पेपर्स के अंदर रखे गए थे और कई चीज़ें मानो कि नहीं भी रखी गई हो, तो वो एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो सरदार पटेल का जो ओरिजिनल कलेक्शन में से नेहरू पास गए होंगे, तो हमको दोनों जगह पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, री इवेल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा कि आपकी एक जो लिंक है जिसमें कुछ कुछ मिसिंग होगा, तो वो सारी मिसिंग लिंक जुड़ेगी। तो ये सारी जोड़ने के लिए अगर गांधी को समझना है, अगर सरदार को समझना है, अगर नेहरू को समझना है, फ्रीडम मूवमेंट को समझना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझना है, तो सब चीज़ें एक दूसरे के पेपर को आपको खंगालना होगा। आपको क्या लगता है डॉक्टर कादरी, क्या वजह रही कि इतना रिस्ट्रिक्शंस नेहरू पेपर्स पर ही रहा? इंदिरा गांधी ने ही ये पेपर्स उस समय नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में रखवाए थे, तो वजह क्या है इन पर इतना कंट्रोल करने की? ये मेरे समझ के बाहर है कि क्यों छुपाया जाता है, क्यों परमिशन। आपको ऊपर से कहना चाहिए कि आप काम करो, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे और अलग अलग विषयों पे काम करो कि इनके पर्सनल रिलेशंस क्या थे, वैचारिक मतभेद थे तो कहाँ थे, कौन से इश्यू पे थे, और सिर्फ मतभेद थे नहीं, उनके वैचारिक साम्यता क्या थी। जब तक आप देखोगे नहीं, आप जब तक देखने नहीं दोगे, एकदम आसानी से देखने नहीं दोगे। जैसे गांधी सरदार के रिलेशंस के बारे में मैं आपको बताऊं, गांधी जी से सरदार पटेल सिर्फ 6 साल छोटे थे। अब भाई वल्लभ भाई वो चिरंजीवी बन गए। गांधी जी आखिरी दिनों में वल्लभ भाई को चिरंजीवी वल्लभ भाई यानी बच्चा मानते थे। और हमको एक चीज समझना पड़ेगा, गांधी जी और सरदार के बीच के जो रिलेशंस हैं, सरदार ने अपने आखिरी दिनों के अंदर जब 2 अक्टूबर को इंदौर के पास जब कस्तूरबा एक महिला विद्यालय का इनॉग्रेशन किया, रोते रोते उन्होंने पूरा वर्णन किया कि मेरे लिए ये मेरे माँ बाप से भी बढ़कर थे, अब मेरा वक्त आ गया है, मेरे माँ बाप बुलाते, मेरे माँ बापू बुलाते। और उसके बाद 31 अक्टूबर 1950 को सरदार के 75 ईयर्स हुए अहमदाबाद, तो सरदार को 15 लाख का चेक प्रेजेंट किया था। सरदार ने चेक एक्सेप्ट किया और दूसरी सेकंड में वापस कर दिया। लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके 15 लाख ये जमा किया है, मैं उनके विकास के लिए वापस दूंगा। तब उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो मेरे माँ बाप से भी बढ़कर माँ बापू थे, और अपने सारे उन्होंने स्मरण याद किए थे। मगर सरदार पटेल और नेहरू, जैसे मैं एक चीज़ बताऊंगा तो वो अधूरी रही, पर उसके पूरा संदर्भ जानना होगा। जैसे 30 जनवरी 1948 को 48 को गांधी जी की शहादत से पहले सरदार पटेल महात्मा जी से मिलने गए और इस वजह से गांधी जी को प्रार्थना में भी देरी हुई। तब उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट में रहना नहीं चाहता क्योंकि हमारे बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत बड़े हैं, या मुझे निकल जा। नेहरू जी और पटेल, सरदार पटेल। तो गांधी जी ने कहा कल मैं जवाहरलाल
को भी बुला के बात करूंगा और इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देश आज़ाद होने के थोड़े ही दिन हुए थे, 1 महीना और करीबन 7-8 दिन हुए थे। यानी 23 सितंबर 1947 को गांधी जी दिल्ली में थे, बिरला भवन में थे। तब सुबह में गांधी जी की प्रेजेंस के अंदर नेहरू, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल तीनों मिले और उसमें से कुछ बातों में से सरदार और मौलाना के बीच में झगड़ा हो गया। अब थोड़ी देर के बाद बिरला जी आए तो उन्होंने कहा क्या तय हुआ, कौन राजनीति में रहेगा, कौन जाएगा। तो गांधी जी के मैं वो तय कर नहीं पाया, मगर जवाहरलाल जी तो जाने तैयार हैं। मगर सरदार बोलते कि मैं जवाहरलाल बिना नहीं रह सकता, यानी मेरे को उनका भी साथ चाहिए अगर देश चलाना है। तो फिर गांधी जी ने भी कहा कि हाँ, इससे तो देश को बहुत नुकसान हो रहा है, या तो एक को राजनीति में से निकल जाना चाहिए, या एक प्राइम मिनिस्टर बने या एक कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, मगर दोनों की खींचातानी तो रहेगी। तब बिरला जी ने गांधी जी को एक सुझाव दिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को एम्बेसडर बना के यूरोप या अमेरिका भेज दें। तो गांधी जी ने कहा विचार तो अच्छा है, कर सकते हैं। तो फिर फौरन बोले कि एटली जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी मिनिस्टर थे, ऐसा वहाँ पर चलता है, अपने यहाँ ये सोच रखते हैं तो एक वो हो सकता है। तो गांधी जी ने कहा हाँ, ये विचार तो है। यानी गांधी जी ने ये बात मनूबेन गांधी की डायरी में एंडोर्स हुई है, जिसमें गांधी जी के स्वयं के हस्ताक्षर भी है और उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई प्रश्नार्थ नहीं कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है और यही मनूबेन गांधी की डायरी कहते हैं। सरदार और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच के जो खींचतान थे उसकी भी बातें हमको देखने को मिलती है और मोहब्बत की बात भी देखने को मिलती है। मगर ये चीज़ जब दुनिया के सामने आई तब, तो यही सब बहुत सारी सच्चाई को दबाने के लिए इन पेपर्स की एक्सेस को इतना कंट्रोल रखा गया कि बहुत सारा सच ये देश और दुनिया जान ना सके। नहीं, कुछ चीज़ें मानो कि ऐसी है तो वो अपने किस परिप्रेक्ष्य में है। अगर उनके वैचारिक मतभेद थे तो वैचारिक मतभेद और मनभेद में फर्क है, क्योंकि जवाहरलाल जी ने सरदार के देहांत के बाद बहुत सारी योजनाएं भी सरदार के नाम से रूरल डेवलपमेंट की अलग अलग वो भी की थी। तो मैं मानता हूँ कि शायद उनके मन में वो चीज़ न भी हो जो पीछे से ऐसी क्रिएट की गई है। नहीं, अब डॉक्टर कादरी एक बात बताइए, एक तो ये जो कहा जाता है कि सोनिया गांधी बहुत सारे पेपर्स ले गई, लाइब्रेरी से सब ले जाया गया, और दूसरा आपको ऐसा लगता है, आपका ऐसा मानना है कि बहुत सारे पेपर्स नष्ट किए गए हैं। वो सच्चाई हम जानना चाहते हैं। मैं बहुत अरसे से जवाहरलाल जी और लेडी माउंटबेटन के बीच के जो पेपर्स थे, कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी था, वो देखना चाहता था। मुझे पता था कि इसी संस्था में है, तो नहीं मिले। फिर कंटिन्यूस उसका मैं नहीं वो अभी ऐसा है वो ऐसा है करके वो टाल दिया जाता था, यानी कुछ ढंग से जवाब नहीं मिलता था, बोले नहीं मिलते हैं ये, वो डोनर के पास वापस चले गए। मगर उसके बारे में जब हमने फॉलोअप कंटिन्यूस किया, जैसे नेहरू पेपर्स का आज तक ढंग से वो जो इंडेक्स बनना चाहिए वो इंडेक्स नहीं बन पाया। अगर उसका नेहरू पेपर्स का पूरा इंडेक्स होता तो उसमें इसका भी जिक्र आ जाता, और जो चीज़ें पहले थी आज नहीं है वो अब एक्सेप्ट हुई है, वो रिकॉर्ड पे अब आया है। अब वो कैसे लेके गया, कौन लेके गया, क्यों लेके, सोनिया गांधी कब ले गई वो सारे पेपर्स को और कैसे ले गई, किस बेसिस पर? वो तो सारा संशोधन का विषय है, वो कैसे ले जा सकते हैं। अगर जैसे मैंने कोई संस्था को चीज़ दे दी है तो वो संस्था की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये तो कोई ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस जैसा है कि यहाँ पर आपने दे दिया, थोड़े दिन बाद वापस मांग लिया। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी एक शोध संस्था को आप दे रहे हो, देश की बड़ी संस्था है, तो उसमें आपको देना है तो अनकंडीशनल डोनेट करता है। और ये यूपीए सरकार के दौरान ही हुआ है। हाँ, वो सारा इससे पहले भी हुआ था। जैसे हम लोग के डिस्कशन में आया था कि वो उससे पहले भी ये चीज़ के बारे में राम बहादुर राय जी और मदन लाल खुराना जी ने भी कुछ पत्र व्यवहार किया था, कुछ कंप्लेन की थी, और वो वापस अपनी जगह रखा गया था। और उसके बाद कैसे ये हुआ,
तो अब ये जो पेपर जो मिसिंग हैंगे, क्योंकि मैंने जो देखा था तब मेरा अर्ली स्टेज का ये वर्क था, पर पेपर श्रेडर मशीन के अंदर कोई बंदा ये पेपर को फाड़ता था, ये तो मैंने देखा था। आपने ज़ईफ़- अपनी आंखों के हाँ, सामने मैंने देखा मैंने है? खुद ने देखा आप था। जानते हैं ना, आप बहुत बड़ी बातें कह रहे नहीं, हैं। बड़ी बात तो ज़रूर हैगी, पर ये कौन बंदा था? तो आप तब वहीं थे? नहीं, मैं वहाँ पर काम करने आता था, पर मेरे को बहुत समझ में नहीं आया था। जब वहाँ पर जो लोग काम करते थे उनको क्या पता नहीं था? हमारे लिए वहाँ पर हमको पर्टिकुलर एरिया में बिठा के दिखाया जाता था, सबके सामने बैठ के हम देखते थे। हम जब देखते थे तो फाइल में अगर पेजिनेशन नहीं है तो पेजिनेशन करके दिया जाता था, और हमको सर्टेन टाइम के ऊपर ही फाइल दी जाती थी। सर्टेन टाइम पे हमारे पास से फाइल शाम से पहले ले ली जाती थी, दूसरे दिन वापस दी जाती थी। तो ये बंदा कौन था? आप जानते हैं उसका नाम या कुछ? नहीं, वो कोई ज़ईफ़ इंसान थे जो नेहरू जी से जुड़े हुए थे, तो वो क्या करते थे? तो ये सारी चीज़ें आज इसका दोबारा आप इवैल्यूएशन करो, उसका ऑडिटिंग करो, उसमें स्पेशल एक्सपर्ट्स को जोड़ के कौन से पेपर में से क्या मिसिंग है, कौन से लेटर में से क्या मिसिंग है, ये इसका अनुसंधान क्या हो सकता है। अगर एक पत्र नहीं है और वो फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस, अब वो टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से कितने पन्ने मिस हैं और वो क्यों मिस है, उसको निकालने के पीछे का मकसद क्या था, छुपाने का मकसद क्या था। तो ये सारी चीज़ें मेरा संशय है, मैं ज़रूरी नहीं है कि मेरा हर संशय सच्चा हो, लेकिन न भी आपको हो। ऐसा लगता है कि वो पेपर्स डिस्ट्रॉय किए गए? नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगा, जैसे मैंने आपको 24 अप्रैल 1946 का कहा, एआई पेपर, एआईसीसी पेपर्स में मुझे कंप्लीट नहीं दिखाएगा। फिर आपने यहाँ ढूंढा वो? नहीं, तो वो इसके अंदर नहीं मिलता। तो यानी वो जब तक ढंग से इंडेक्स होगा नहीं, और ये हर फाइल के अंदर कितने पेपर्स, तो सबसे पहला अभी स्कैनिंग चलता हैगा, स्कैनिंग के साथ साथ वो चीज़ भी खबर पड़ेगी, क्योंकि वो तो स्कैन तो आपको देखना है। अब ये पुराने 46 के पेपर कितने सारे साल हुए, आज उसकी कंडीशन कैसी ख़राब हो गई, आप हर स्कॉलर को देखने के लिए नहीं दे सकते। अब आपको एक रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको अब सॉफ्ट कॉपी में, या जैसे शो अभिलेख पटल हैगा, भारत सरकार का अभिलेख पटल हैगा, तो वहाँ पर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के ज़्यादातर जो अलग अलग कलेक्शंस के जो भी हैं, ज़्यादातर पेपर्स ओपन कर दिए गए। जैसे हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड जो भी मिथ चलती है, तो वो उसको खुला करने के लिए, उसको एक्सेस करने के पब्लिक डोमेन में रख दिया। तो उसी तरह से ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, कोई संशोधक को यहाँ पर आना न पड़े, वो अपने अनुकूलता से, अपने समय से, अपनी जगह से वो लॉग इन करके वो देख सके। उसके लिए जो प्रोसेस करना है वो हर एक आम लोग के लिए, आम लोग को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। जो रिसर्चर है, जो काम करता है, वो ही देखेगा। तो ये जो नेहरू पेपर्स में से जो पन्ने मिसिंग हुए, ये मेरा स्पष्ट मानना है, ये मैंने डिमांड भी किया है। और क्या आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि कौन कौन से इंसिडेंट्स से जुड़े हुए पेपर्स मिसिंग हैं? आज जैसे आपने कहा एडविना माउंटबेटन। नहीं, एडविना माउंटबेटन जो कलेक्शन था, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस था, वो पूरा कलेक्शन हमको देखने को नहीं मिला है, और उसके बारे में अभी वो पत्र व्यवहार भी शुरू हो गया हैगा कि ये कैसे गया, क्या नहीं। मतलब आपको लगता है वो सोनिया गांधी के पास है? और सोनिया गांधी ही ले गए हैं ऐसा कहा जाता हैगा। हाँ, पर मैं कहीं देखने तो गया नहीं था, तो मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकता कि वो ही ले गए। मगर ऐसा रिकॉर्ड पे अभी आया हैगा कि डोनर कौन था, वही थे, तो वो ले गए थे। अब उनके विरासत के अंदर उनका जो देखते थे वो ले गए थे। तो ये सारी चीज़ें अगर उनके पास आज है तो क्या कंडीशन है, सवाल ये आता है, ले जाने के पीछे का मकसद क्या था? और जो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं वो क्या है? वो तो वापस मिलेंगे ही नहीं। क्या कभी ये देश सच जान पाएगा डॉक्टर कादरी? तो ये जब तक आप पूरा देखोगे नहीं, जैसे मैं अभी सोमनाथ पे काम करता हूँ, तो मैं नेहरू पेपर्स के अंदर सोमनाथ रिलेटेड कितनी एंट्री है, सरदार पटेल के साथ इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार हुआ है, नेहरू जी का इसके बारे में क्या मानना था, जो हम आम लोग जानते हैं, मानते हैं, वो चीज़ न भी हो। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आपको देखने मिलेंगे जब तक ये सारी चीज़ें पब्लिक एक्सेस या इसका ढंग से इंडेक्स ना हो, या जैसे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी है, आज गांधी हेरिटेज पोर्टल पे आप कहीं से बैठ के भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि हमेशा से चीज़ें छुपाई गई, डॉक्यूमेंट्स देखने नहीं दिए गए, क्या आपको ऐसा भी लगता है, क्योंकि आप भी एक इतिहासकार हैं, अब तो कम से कम आप अपनी बात कह पा रहे हैं, लेकिन इतने सालों से, आज़ादी के बाद से, कुछ चुनिंदा इतिहासकारों को हमेशा आगे बढ़ाया गया, उनको पेट्रोनाइज किया गया, जो गांधी परिवार के नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहे थे, जो उनको सूट करता था। ऐसे ही इतिहासकारों का नाम आज हम सब जानते भी हैं। हमको जो चीज़ मना कर दी जाती थी, मैं आपको एक ही उदाहरण दूं, जैसे प्यारेलाल पेपर्स, तो कई अरसे तक तो हमको कहा जाता था कि क्लोज कलेक्शन। अभी कंटिन्यूस हम लोग का सभी का डिमांड रहता था, जैसे मैंने प्रस्ताव रखा कि ये क्लोज क्यों रखा गया, किस मकसद से क्लोज रखा गया। जैसे दादा साहब मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जो अहमदाबाद से ही थे, हमारे पहले अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, तो उनका कलेक्शन बहुत बड़ी मात्रा है, उनकी पर्सनल डायरीज भी। मेरे को दादा साहब मावलंकर वो सरदार पटेल के एक अनन्य अंग थे। उनके जैसे मैं कहूँ सरदार ब्रेन थे, तो दादा साहब हार्ट थे। तो सरदार की परंपरा को अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी में किसी ने आगे बढ़ाया तो दादा साहब मावलंकर। गांधी जी को जानना समझना है तो दादा साहब के पेपर्स में भी हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे गांधी और दादा साहब के रिलेशन की एक किताब है, तो उसमें गांधी जी ने उनको कहा, इतना बड़ा आपने ड्राफ्ट करा, तो गांधी जी ने कहा लाओ एक पन्ना दो, तो गांधी जी ने एक ही पेज में छोटा सा ड्राफ्ट बना दिया। तब दादा साहब लिखते हैं कि मैंने पहली बार बापू में बैरिस्टर एम के गांधी देखा, और चंद वर्ड्स में ही उन्होंने ड्राफ्ट बना दिया। तो दादा साहब मावलंकर की जो डायरीज है वो पर्सनल डायरीज है, उन्होंने जो वो जमाने में फील किया वो उसने शब्द दे दिए। तो वो डायरी आज अगर हमारे पब्लिक डोमेन में आती है, तो वो ज़माने के जो भी नेताओं के बीच के रिलेशंस, वो ज़माने की घटनाओं के बारे में, सरदार मावलंकर रिलेशंस, मावलंकर नेहरू रिलेशंस, दूसरों के साथ के रिलेशंस, उसके बारे में आप डिटेल में जान पाएंगे सब। वो क्लोज कलेक्शन थे जो अभी रिसेंटली ओपन कर दी गए। अब किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। लेकिन क्या तभी जब ये क्लोज थे तो क्या कुछ इतिहासकारों को इनकी एक्सेस थी? हाँ, तो ये प्यारेलाल पेपर्स में से कुछ चीज़ें हमको मना करते थे, हमको नहीं देखने मिला था। फिर किसी का किताब आने का था तो उन्होंने इसको ऑलरेडी देखा था, तो उसके कुछ नाम बताना चाहेंगे आप? नहीं, 1-2 महीने पहले वो ओपन कर दिया गया। अभी तो सभी चीज़ें ओपन कर दी गई। जैसे मैं बताऊं कि गांधी जी का जो कलेक्शन है प्यारेलाल कलेक्शन, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में गुजराती के अंदर राइटर है, क्योंकि गांधी जी गुजरात से थे, ज़्यादातर गुजराती में ही कॉरेस्पॉन्डेंस होता था, लिखते भी गुजराती में। तो उसमें से एक छोटी सी नोटबुक मुझे देखने को मिली, तो उसमें स्वयं महात्मा गांधी ने महादेव देसाई के निधन के बाद अपने मेमोयर्स लिखना शुरू करा, महादेव भाई के स्मरण उन्होंने लिखना शुरू किया। और महादेव भाई का जब देहांत हुआ तब बापू की मनोदशा क्या थी? सबसे खराब मनोदशा तो कस्तूरबा की, रो रो के बुरा हाल था। और कस्तूरबा तो वो कहते थे कि मेरा बेटा चला, इसको तो मेरा अग्नि संस्कार करना था, ये कैसे जा सकता है? और कस्तूरबा ने महादेव भाई को जिस तरह से उठाए, उठ महादेव उठ, तेरी बा बुलाती, यानी वो जो दिल के भाव। और गांधी जी ने उनके ऐश वो एक बॉटल में इकट्ठा किए और कई दिनों तक अपने माथे पे वो उनके भस्म को लगाते थे। तो ये चीज़ें आप देखें तो वो क्लोज था तो नहीं पता चला। आज बहुत बड़ी मात्रा में मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर से प्यारेलाल पेपर्स में से गांधी जी का और भी कलेक्शन मिलेगा जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में नहीं है। अब ये सारी चीज़ें क्या करेगा? रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री में काम, इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा। अब ये दादा साहब मावलंकर की डायरी के अंदर कोई ऐसी बात कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री की मिल जाएगी, कंटेम्प्रेरी फ्रीडम मूवमेंट की मिल जाएगी, तो आपको दोबारा इतिहास लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी सच्चाई बाहर आएगी जो अभी तक जो सबको बताया गया, दुनिया के सामने रखा गया, वो बदल सकता है अगर 100% पेपर्स और जो मिसिंग पेपर्स हैं, जो क्लोज कलेक्शन था वो सारा अब पब्लिक डोमेन में रख दिया है। अभी स्कैनिंग प्रोसेस बड़े पैमाने पे चलता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जितना खोल दो
सच्चाई- इतना बच्चे तो लोग क्या पढ़ेंगे। सच्चाई बदल जाएगी? हाँ, 100% रीराइट हिस्ट्री होगा, जो होगा वो हमको मानना होगा। क्या लगता है क्या बदलेगा? पूरा एक जो अगर मिथ है तो मिथ का डॉक्यूमेंट्री खंडन हो जाएगा। जैसे गांधी सरदार रिलेशंस के बारे में एक नई रोशनी मिलेगी। हम जो मानते हैं ऐसे रिलेशंस हो भी न भी हो। जैसे मैंने बताया कि भाई वल्लभ भाई कैसे चिरंजीवी में कन्वर्ट हुए, तो वो आप उनके पत्र व्यवहार को कि हमें हमेशा यही बताया गया कि नेहरू जी को बहुत बहुत प्रेम करते थे गांधी जी हमेशा। ऐसा नहीं हैगा। बहुत सारे आपको जैसे मनुबेन गांधी की डायरी में आप देखेंगे बहुत सारी एंट्री, पर उसका आगे पीछे अनुसंधान हमको देखना होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात है। हम उसमें से सिलेक्टिव वर्ड्स निकाल के अगर वो करेंगे, जैसे 23 सितंबर की एंट्री के अंदर साफ हैगा, सरदार ने कहा कि मैं नेहरू बिना अकेला काम नहीं कर सकता, मगर दोनों के बीच में वैचारिक इतने मतभेद हो गए थे। तो गांधी जी ने कहा कि एक को अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट बना देते हैं, एक को प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हैं, तो भी इनके बीच में झगड़म झगड़ी तो चला करेगी। तो नेहरू को बाहर भेज देते हैं। तो वो एम्बेसडर बनाने की बात हो, तो फिर गांधी जी ने उसको एंडोर्स भी किया। हाँ, मगर एक साथ साथ में ये बात मैं ये भी कहूँगा कि उसी एंट्री के अंदर हमको ये देखने मिलता है कि बिरला जी ने जब गांधी जी कहा कि देश तो चाहेगा वल्लभ भाई प्रधानमंत्री होने चाहिए, तो गांधी जी ने कहा बात सही है। तो ये भी एक नया इतिहास क्यों नहीं है। अब उससे आगे मैं आपको बताऊं कि जब जूनागढ़ का इश्यू आया, तो यही मनुबेन गांधी की डायरी के अंदर हमको एक ऐसी चीज मिलती है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं जीना को अच्छी तरह जानता हूँ, मोहम्मद अली जीना की बात करते हैं कि उसके मगज में क्या चलता होगा, ये जीना की स्ट्रेटेजी, मगर मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो। हमारी नेवी तो बहुत मजबूत है, अगर बॉम्बे से नेवी निकलेगी तो 2 दिन में कराची पोर्ट जीत लेगी, कराची को 1 मिनट में हम कॉन्कर कर लेंगे। इधर अमृतसर से सेना चलेगी ने तो 1.5 दिन में तो इस्लामाबाद हम जीत लेंगे। मगर मेरी बात सुनता कौन है, मेरी बात मानता कौन है। यानी गांधी जी सत्य अहिंसा सत्याग्रह की बात करते थे जरूर, पर गांधी जी वॉर स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात कर सकते थे। यानी जीना की जो स्ट्रेटेजी थी, जो वो तो एकदम गंदी राजनीति खेलने वाला बंदा था, तो गांधी जी ने कहा कि उसकी नीति का मुकाबला अगर करना है, उसकी कुटिल गंदी चालों का मुकाबला करना है, तो हमको भी काउंटर अपनी पॉलिसी बनानी है। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो मैंने पहले भी आपसे इतिहासकारों से जुड़ा पूछा, तो आपको लगता है कि वो जो हम कह रहे हैं कि गांधी परिवार के जो खास इतिहासकार थे, बहुत सारी चीज़ें जानबूझकर छुपाई गई, उनको शायद उन पेपर्स की एक्सेस थी या जो भी था, आप लोगों से ज़्यादा थी। कुछ नाम बताना चाहेंगे आप ऐसे लोगों के? नहीं, सो जो भी है वो अपने आप जब ये चीज़ें खुली होगी, पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें रखी जाएगी, तो उनकी असलियत भी सामने आ जाएगी। असलियत सबकी असलियत। अगर मैं कोई चीज़ छुपाता हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जो एज इट इज़, जैसे गांधी जी स्त्री लिखते थे, स्त्री की जगह स्त्री, तो मेरे को गांधी जी ने राइट नहीं दिया है कि आप मेरी तो मुझे इंटू ब्रैकेट उसके बारे में लिख देना, आप समझे। जैसे गांधी जी की ओरिजिनल आत्मकथा मुझे नहीं मिली, पर मुझे इतना पता है कि नवजीवन और यंग इंडिया में सीरियलाइज हुई थी, तो उसको मैं ओरिजिनल मान लेता हूँ, क्योंकि वो ओरिजिनल गांधी जी के ही अखबार में ये पब्लिश होती थी। यानी हम फर्स्ट कॉपी उसको मान के चलते हैं, और उसके बाद की जो अलग अलग पब्लिश हुई एडिशंस हुए, तो एडिशंस के अंदर हमको देखना होगा बदलाव हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ। देखा आपने? हाँ, वो उसके बदलाव अंदर है। भी एक कुछ चीज़ें हैं। जैसे गांधी जी के ज़माने में फर्स्ट एडिशन बुक फॉर्मेट में आया, तो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो बुक बनी, मगर वो 2 पार्ट में आत्मकथा थी। तो ये जब कब आप देख पाएंगे, जब आपके पास अलग अलग एडिशंस होंगे। जैसे गांधी जी की आत्मकथा की पहली एडिशन और उसका पार्ट 1, पार्ट 2 मेरे पास 2 पार्ट में पब्लिश हुए थे। अभी एक आत्मकथा, अब तो गांधी जी के कॉपीराइट खत्म हो गए, जिसको भी छापना हो वो पब्लिश कर सकता है, प्रसिद्ध कर सकता है, तो वो टेम्परिंग होने की पूरी संभावना है। तो आपको अर्लीस्ट कौन सा कॉपी, जो नवजीवन और यंग इंडिया में सीरियलाइज हुआ था, गुजराती में नवजीवन, इंग्लिश में यंग इंडिया, तो वो देखना होगा। और फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ वो देखना होगा। और उसके बाद जितने भी एडिशंस हो, आप 1 to 10 लोग बैठेंगे, 10 एडिशन में देखेंगे कहाँ चेंज हुआ।
तो उसी तरह ये सरदार पेपर्स है या नेहरू पेपर्स है या अलग अलग पेपर्स है या दादा साहब की डायरीज है, बहुत सारी ऐसी डायरीज है। जैसे कस्तूरबा का डायरी यहाँ नेहरू मेमोरियल में यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक है, तो वो जेल डायरी है। वो उसकी एक्सेस है सबको? हाँ हाँ, वो देख सकते हैं, मगर वो जब तक देखेंगे नहीं तो अपनों को पता नहीं चलेगा कि क्या है। जैसे गांधी जी की 1915 की ओरिजिनल डायरी, वो गांधी संग्रहालय के अंदर है, पर उसके अंदर भी कुछ पेजेस मिसिंग है। तो कब जानबूझकर वो गायब किए गए हैं? हाँ, ये मेरा बहुत क्लियर मानना है। यानी कौन से वक्त पे निकालने के पीछे का मकसद क्या था। जैसे ये डायरी गांधी जी का देखें तो उसके अंदर आपको बहुत ही डिटेल के अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि गांधी जी की ये जो डायरी है ना, इसमें आगे 45 लोगों के एड्रेस जो द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में नहीं लिए, और मेकिंग ऑफ महात्मा के अंदर ये 45 लोगों का बहुत बड़ा किरदार था। चलिए, तो उसके संपादकों ने क्या देखा, क्या समझा, वो भी एक चीज है ना। अच्छा, आप एडविना माउंटबेटन की जो चिट्ठियों की आप बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के अपने आर्काइव्स में भी बहुत सारा कुछ मटेरियल हो सकता है? हाँ, 100%। जिसको अगर देखा जाए, जांच पड़ताल की जाए, तो भी इतिहास का कुछ और एक रियल स्टोरी सामने मेरा आ सकता है। एक ऐसा नजरिया है, हमको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जैसे मानो कि ये ओरिजिनल एडविना माउंटबेटन नेहरू जी के जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसने भी डोनेट करे, जिसके यहाँ से ये आया इधर, तो उनके वहाँ भी कॉपी तो हो गई। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ से अगर वो कॉपी का भी हम कॉपी ऑफिशियल उसका जो भी चार्ज वो जहाँ भी आर्काइव्स में हो, अगर वो लोग चार्ज लेते तो चार्ज ला के, चार्ज पे करके हम उसको यहाँ लाएंगे, तो क्या होगा कि जो एक मिथ चली आती है, शायद मिथ का खंडन भी हो जाए या उसको अनुमोदन भी मिल जाए। जब तक कोई चीज़ हम न देखें तो उसके बारे में नहीं बोल सकते। मगर ये इंग्लैंड में अभी माउंटबेटन पेपर्स बहुत बड़ी मात्रा में ओपन किए गए, थोड़े से बहुत 2-3% की मात्रा में वो सरकार की तरफ से उस पर रिस्ट्रिक्शन है, वो ही बाकी रहा, बाकी सब चीज़ें ओपन कर दी गई। और उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी, कुछ पिक्चोरियल हिस्ट्री भी हमको मिल सकती है। तो काजी, मैं बार बार मैं यही सोच रही हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं, आपका ऐसा मानना है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो सोनिया गांधी ले गई वो तो एक अलग बात है, जो डिस्ट्रॉय किए गए, ये एक तरह से देखा जाए तो देश के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वो हमारे इतिहास का हिस्सा जो भी डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, वो कुछ भी हो, लेकिन उस पर देश का अधिकार है। हाँ, तो किसी की अब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनती एक है। ये राष्ट्र की देश के समर्पित प्रधानमंत्री से जुड़ा संस्था है। बिल्कुल, ये भारत सरकार के अंडर की तो क्या हम कभी हम जान पाएंगे वो किसने डिस्ट्रॉय की, वो क्या पेपर्स थे जो ये- डिस्ट्रॉय यही- हुए, नहीं तो यही और तो क्या मैं एक्शन होगा उसके नहीं तो खिलाफ? मैं यही तो डिमांड करता रहता हूँ कि इसके ऊपर एक शोध होना चाहिए, एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, इसका ऑडिटिंग होना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिटिंग होना चाहिए, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं कि ये पेज मिस है तो क्यों मिस है, ये इसका आगे के पन्नों से कुछ अनुसंधान है, इससे पहले इन पेपर को किसने देखा, किसको देखने दिया था, लास्ट में किसने देखा था, क्या देखा था, कब देखा था, किसकी प्रेजेंस में देखा था, वो सारी चीज़ें भी नए नाम से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो चले गए हैं सोनिया गांधी जी के साथ, वो कैसे वापस? तो वो वापस लाने के लिए उनसे पत्र यही आप व्यवहार, संघर्ष, हम जहाँ जिस संघर्ष से शुरू की थी बात, वो यही आपका वही संघर्ष है। वो आता है। तो आप और एक शुरुआत हो गई है। मैं वही पूछने वाली थी कि अब वही, कुछ हो रहा है उस संघर्ष हाँ, में? वो इसके बारे में वो काफ़ी सारी चीज़ें, पत्र व्यवहार वगैरह शुरू हुआ है। जो कुछ भी बात हम अभी डिस्कस करते हैं वो सारी पत्र व्यवहार के माध्यम से भी चला है। गांधी परिवार को लिखा जाए? हाँ, वहाँ से भी लिखा जा रहा है, और इसके ये दिशा के अंदर अभी मैं मानता हूँ एक कॉन्क्रीट कार्रवाई अब होनी कोई चाहिए। लीगल उसका रास्ता अपनाया जा सकता है क्या उन पेपर्स को लेने का? वो क्या मेरा होगा? मैं ओपिनियन देने के सक्षम नहीं हूँ, पर वो दिशा में काम चल रहा है। आपको क्या लगता है, आपका जो इतना लंबा संघर्ष चल रहा है, उसकी जीत आप कब मानेंगे? नहीं, ये हमको कोई भी माध्यम से अगर देखने मिलता है, अगर कहीं दूसरी जगह भी उसका कॉपी है, वो कॉपी मिलता है, जो अगर चीज़ नष्ट कर दी गई, जैसे पेपर श्रेडर मशीन के अंदर कोई चीज़ डाल दी गई है, तो वो तो कभी मिलेगा ही नहीं।
पर उसके साथ हम कुछ लिंक करके उसको समझने की कोशिश करें या मिसिंग लिंक को जोड़ने की कोशिश करें तो कुछ उसका अनुसंधान हमको ज़रूर से मिलेगा। बहुत बड़ा सवाल उठाया है डॉक्टर रिजवान कादरी ने, और एक जैसे हमने पहले भी कहा कि एक बहुत लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं वो रियल स्टोरी पूरी देश और दुनिया के सामने लाने की, जो शायद कहीं उन नेहरू पेपर्स में छुपी है, जिनमें से कुछ इनका मानना है कथित तौर पर कि उनको उन पेपर्स को नष्ट कर दिया गया है, और उनमें से कुछ पेपर्स सोनिया गांधी जी के पास हैं। हम उम्मीद करेंगे कि एक दिन देश के सामने वो सारी सच्चाई आए, जो भी हमारे इतिहास से जुड़ी हुई सच्चाई है उसको जानने का देश को अधिकार है। आज की रियल स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा, और आगे भी एक अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और हाँ, वोट ज़रूर डालें। ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है।